नमस्ते। ये हमारा जो हर महीने हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जिसका नाम है टॉकथॉन। 8 घंटे का एक कार्यक्रम करते हैं जो लगातार चलता है 8 अलग अलग विषयों पे। आज उसी की परंपरा में आज वो सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ पे करने की कोशिश करते हैं। कभी हो सकता है कोई ऐसी वजह हो गई हो तो सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ में नहीं किए हो, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ पे हो जाए। आज हम लोग इस 8 अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। मूल रूप से जो अंडरलाइंग इस सारी चीजों में है वो है कि 2024 के इलेक्शन का एक तरह से मतलब अगर वैसे सोचिए तो एक तरह से आगाज हो गया है। लोग उसको, एक मिनट, कुछ लोग उसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये सेमीफाइनल है, कोई कह रहा है ये फाइनल है, यहीं पे डिसाइड हो जाएगा। बहुत सी चीजें डिसाइड होनी है। इस पूरे जो 8 घंटे का सेशन है उसको हमने 8 अलग अलग हिस्सों में किया है। शुरुआत राजस्थान के 5 जो राज्यों के इलेक्शन है उसकी बात करेंगे, उसके कुछ लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वहां के मुद्दे क्या हैं, वहां पे किसकी स्थिति क्या है, मुद्दे क्या होने चाहिए थे, क्या वैसे मुद्दे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, इत्यादि इत्यादि। और फिर हम इसी बीच बीच में हम लोग एक इकोनॉमी, आर्थिक जो देश की हालत है उस पर भी कुछ चर्चा कर लेंगे कुछ विशेषज्ञों के साथ। फिर हम एक फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय फॉरेन अफेयर्स धीरे धीरे एक ऐसा मतलब महत्वपूर्ण विषय हो गया है कि रोज सुबह अगर आप पेपर खोलिए तो भारत के विश्वगुरु बनने का जो हमारा मार्च है, जो सिलसिला है, उसमें कहीं ना कहीं रोज ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बाधा आ रही है। और एक फिर हमारा आखिरी जो सेशन होगा उसमें 24 की दौड़ में सीधे सीधे इंडिया और एनडीए के बीच में क्या क्या है, कहाँ कौन स्ट्रेंथ है, क्या मुश्किलें हैं, कौन कहाँ किस पे भारी है, कौन कहाँ हल्का है, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले मैं राजस्थान इलेक्शन की बात से शुरू कर रहा हूं और मेरे साथ एक बहुत विशिष्ट पैनल है। मैं उनको आपसे परिचय भी करा दे रहा हूं। अशोक माथुर साहब हैं। अशोक माथुर साहब ने एक तरह से मुझे जो प्रिंट पत्रकारिता उसका क इन्हीं के साथ सीखा। लोकमत को मैं उत्तर प्रदेश से निकालता था। अशोक जी का बहुत स्नेह और वो था, उस समय भी था, आज भी है। आप सीधे जयपुर या बीकानेर, मैं अभी पूछा नहीं, या तो जयपुर से होंगे या बीकानेर से जुड़ रहे होंगे। मेरे साथ सुधांशु मिश्र साहब हैं। सुधांशु मिश्र साहब भी, ये सब लोग बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने एक दो तीन पीढ़ी की वहां पे राजनीति देखी है। जब आज इस बार जब एक बात हुई कि भाई भैरव सिंह शेखावत के दामाद का टिकट काटना एक ये भी शो कर रहा है कि भैरव सिंह शेखावत जी का जो उनकी जो पीढ़ी है वो एक तरह से उसकी पॉलिटिक्स अब खत्म हो रही है। नई तरह की पॉलिटिक्स है, नए लोगों की पॉलिटिक्स है। अब गाली गलौज होना जरूरी है, अब एक दूसरे को दुश्मन मानना जरूरी है, कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मेरे साथ भंवर मेघवंशी साहब भी हैं। अभी वो शायद अपना कैमरा ऑन नहीं किए हैं। भंवर मेघवंशी साहब मतलब मेरे समझ में और मेरे जानकारी में वंचित और दलितों के मुद्दे पे जितने लड़ाकू ये हैं, और इन्होंने जीवन में बहुत सी बाधाओं को झेलते हुए, ये आरएसएस में शुरू में रहे और फिर जो एक इन्होंने किताब लिखी है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और प्रेरणादायक के साथ साथ वो थोड़ी आरएसएस की जो असली बातें हैं उस पर भी प्रहार बोलिए या उस पर भी कहीं ना कहीं उसको खोलती है कि ये आरएसएस है क्या चीज। मेरे साथ एक अभी और विशेषज्ञ जुड़ने की उम्मीद है। मैं प्रकाश भंडारी साहब को भी शायद आना था, अभी वो आ रहे होंगे या नहीं, आ गए हैं। जितना प्रकाश भंडारी साहब आ गए हैं, तो अब शुरू में सीधे सीधे अशोक भाई साहब आप ही से, प्रकाश भंडारी साहब भी आ गए हैं। नमस्कार प्रकाश जी। अशोक भाई साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। राजस्थान में जो रोटी उलटने पलटने में विश्वास रखता है, क्या इस बार ये परंपरा टूटेगी?
क्योंकि मैं पिछले 4-5 इलेक्शन का एक अपने दर्शकों को भी थोड़ा अपडेट कर दूं। 2003 से मैं अपडेट कर रहा हूं, पिछले 20 साल का, उसके पहले का नहीं जा रहा हूं। 2003 में बीजेपी की सरकार बनी 120 सीटों के साथ, और कांग्रेस मेन विपक्षी, वहां दो ही पार्टीज है। फिर 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसको सीटें मिली 96। 2013 में फिर बीजेपी, उसको सीटें मिली 163, अनप्रेसिडेंट। इतनी ज्यादा सीटें, 200 की विधानसभा है। और फिर 2018 में फिर कांग्रेस वापस आई। तो अशोक भाई साहब, आपसे ये जरा समझना है कि बहुत से लोगों का मानना है कि शायद इस बार ये ट्रेंड टूटेगा, लेकिन राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भाई राजस्थान हमारे, थोड़ा हमें मेहनत करनी है। और जो अभी कुछ सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे की विश्वसनीयता पे तो सबको सबको एक सवाल है, लेकिन वो सर्वे ये कह रहे हैं कि नहीं, यहां पे राजस्थान में कांग्रेस पिछड़ रही है। तो थोड़ा एक तो अशोक भाई साहब, पहला ओपनिंग इसमें थोड़ा रोटी उलटने पलटने में इस बार पलटी जाएगी कि नहीं जाएगी, कि जल जाएगी? नमस्कार। राजनीति में कभी कोई स्थायी चीज नहीं होती है। रोटी उलटने पलटने की बात चूल्हे पे तो ठीक है, लेकिन राजनीति में हमेशा होता रहे ये कोई जरूरी बात नहीं है। और सवाल ये है कि पिछले 5 साल के भीतर कांग्रेस और उसकी सरकार ने बहुत से जन उपयोगी कार्य किए हैं और जनता उसको काउंट करती है। अभी स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब अंधभक्तों की बात उतनी नहीं चलेगी, क्योंकि गांव-गांव में आपको पढ़े लिखे लड़के भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी, और गांवों में लोगों में चेतना भी पैदा हुई है। राजनीतिक चेतना से मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक चेतना तो पैदा हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें लाभ किसमें है। तो लाभ किसमें, लोग यहाँ बात करते हैं कि अशोक गहलोत आ गया तो वो काम हो जासे, और जब वसुंधरा आ गई तो फिर आपा लटक जाता है। तो वसुंधरा आ गई तो आप लटक जाओगे, क्योंकि भाजपा का वो एजेंडा नहीं है या भाजपा का वो कार्यक्रम नहीं है जो कांग्रेस के कार्यक्रम है लोकहित वाले। इसलिए कांग्रेस का आने की संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं हैं। पर शर्त यह है कि कांग्रेस के टिकट की जो लिस्ट जारी होगी उसके बाद इनका अंतरकलह देखने वाला है। भाजपा का अंतरकलह तो सामने आ गया। भाजपा का अंतरकलह इस रूप में सामने आ गया कि दो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक बात तो ये कि आरएसएस को ये लगने लगा है कि अब तो उन्हीं का कैडर भाजपा के टिकट के रूप में सामने आना चाहिए। नरपत सिंह राजवी आरएसएस का कैडर नहीं, इसलिए वो अनुपयोगी हो गए हैं भाजपा में। ये बात नरपत सिंह जी भी शायद जानते हैं इस बात को। भैरव सिंह जी भी आरएसएस के कैडर नहीं थे। ये अलग बात है कि एक दिन वो नागपुर के अंदर हाफ पैंट पहन कर कवायद करने चले गए, लेकिन वो आरएसएस के कैडर नहीं थे, ये सच्चाई है। लेकिन अब आरएसएस को ये लगता है, और आरएसएस के लोग क्यों ना ये डिमांड करें, जो लोग इतने इतने सालों से कवायद कर रहे हैं, वो लोग अपनी पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी है, उससे ये इच्छा तो रखते ही हैं कि हमारे लोगों को भी राजनीतिक वर्चस्व मिलना ही चाहिए। और लाभ हानि की राजनीति भी है। लाभ हानि की राजनीति में जो छूट भाजपा देती है, वो छूट तो कम्युनिस्ट तो कभी देते ही नहीं थे, और ये कांग्रेस के अंदर भी उतनी प्रबल छूट नहीं है। और एक और चीज जो खतरनाक हो रही है, वो खतरनाक चीज क्या है, ये सनातन को जागृत करने वाला जो ध्रुवीकरण हो रहा है, ये ध्रुवीकरण भी कांग्रेस के हक में जा रहा है। ये हक में इसलिए जा रहा है, और भाजपा ने भी ये समझ लिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय, या खुला कहूँ कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनमें वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, बिल्कुल उनके मोहल्लों में भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो उनको ये कन्फर्म हो गया कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो शायद भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। और अभी जो इसराइल की लड़ाई चालू हुई हमास की, उसमें सोशल मीडिया जिस प्रकार की चीजें छोड़ रहा है, सोशल मीडिया ने कांग्रेस को हमास का वो बता दिया साथी, और इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, उसको जो पढ़ा लिखा तबका है वो अच्छा नहीं मान रहा। तो इस प्रकार से कांग्रेस के पास में प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन टिकट की लिस्ट आने के बाद पता लगेगा। क्योंकि टिकट की जी लिस्ट आने के बाद में अभी जो ध्रुवीकरण है, वो ध्रुवीकरण राजनीतिक विचारधाराओं का नहीं है। जैसे एक जमाने के अंदर कांग्रेस के अंदर एक प्रगतिशील फ्रंट था जिसमें चंद्रशेखर वगैरह थे। अभी कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं। अभी कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सबके अंदर जाति समीकरण प्रबल रूप से काम कर रहे हैं कि भाई पूनिया जी को साइड में कर दिया तो जाट सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। और इसी प्रकार ये जाति समीकरण जो है, जातीय ध्रुवीकरण है, ये बड़ा विचित्र खेल खेलता है। और जातीय ध्रुवीकरण में हर जाति को हमारे ही समाज के जो आगे वाले लोग हैं, उन्होंने गौरवपूर्ण रूप से ये कहा है कि भाई आपका तो बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है,
अब गौरवपूर्ण इतिहास है तो हर एक का गौरवपूर्ण इतिहास और है। हम ये नहीं समझ रहे कि लोग आपस में लड़ेंगे तो उससे हमारे समाज का दूरगामी नुकसान होने वाला है। लेकिन ये जातीय समीकरण पता लगेगा जब कांग्रेस की टिकट की लिस्ट सामने आएगी। कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लिस्ट तो सामने आएगी, और लिस्ट सामने आएगी और जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा कि वो लोग क्या भूमिका अदा करेंगे और उनकी कितना प्रभाव रहेगा समाज के ऊपर, वोटर्स के ऊपर उनका कितना प्रभाव रहेगा, उनके कार्यकर्ता। क्योंकि ये देखा गया है जहाँ जातीय ध्रुवीकरण होता है, जिसमें टिकट जिसको मिल गया उसके कार्यकर्ता और होते हैं, उस वक्त कार्यकर्ता बदल जाते हैं, और जिनको टिकट नहीं मिला उसके कार्यकर्ता उसके विपक्षी दल के या विपक्षी जो उम्मीदवार होता है उसके साथ चले जाते हैं। कांग्रेस के साथ ये ट्रेजेडी है, आरएसएस के साथ ये ट्रेजेडी नहीं है। आरएसएस के साथ ये ट्रेजेडी इसलिए नहीं है कि टिकट किसी को मिले, और अभी मोदी जी ने भी कहा है कि चेहरा क्या है, कमल के फूल पे आपको मोहर लगाना है। आरएसएस के प्रचारक ये प्रचार भी कर रहे हैं कि उम्मीदवार चाहे कोई हो, हमें कमल के फूल को ही देख के चलना है, और कमल के फूल पे मोहर लगा करके हमें बीजेपी को विजयी इसलिए बनाना है, उसी में आरएसएस का भला है। ये सनातन का ध्रुवीकरण जो हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म में तो देखो नुकसान पहुंचाएगा लंबे समय में। जी लेकिन जी अभी हो सकता है भाजपा को इसका फायदा हो। लेकिन जी कांग्रेस की रणनीति और ये जो परिवार का आरोप लगता है, तो परिवार का आरोप और हमारा वोटर का भी माइंडसेट ऐसा है कि जो एक बार जो परिवार इस्टेब्लिश हो गया राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में, वो उन्हीं में अपना उम्मीदवार या अपना वो भविष्य झांकता है कि भाई ये क्या है। एक बंदे ने हमें कहा कि भाई ये तो धापे हुए हैं, तो ये तो ज्यादा लूटेंगे नहीं, कोई नया आ गया तो वो नए सिरे से हमें लूटने लगेगा, कोई भूखा आ गया तो गरीब को या भूखे को तो इसी तर्क के आधार पे हमारे वोटर ही नेगलेक्ट कर देते हैं। और अभी हमने एक बात और देखी कि चुनाव इतना महंगा हो गया है, इस तरीके से महंगा, हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ी आचार संहिता वगैरह लगाई है कि ग्राम पंचायत का चुनाव भी कॉमन मैन लड़ने की अगर सोचे तो उसका पड़ोसी या उसके परिवार के लोग ये कहेंगे तेरा दिमाग तो ठीक है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरी बात है। कांग्रेस का संभावनाएं काफी हैं, लेकिन उनकी लिस्ट की बड़ी इंतजार है। लिस्ट आने के बाद जो बागी होंगे, उन बागियों की ताकत कितनी होगी। एक राजस्थान में नया डेवलपमेंट अंदर ही अंदर चल रहा है, वो हनुमान बेनीवाल उसकी पताका उठाए हुए हैं, और तीसरे मोर्चे की बात चल रही है। उसमें भाजपा की तरफ से भी लोग जा रहे हैं, और भाजपा भी कूटनीतिक तौर पर ये कोशिश करेगी कि तीसरा मोर्चा जरूर बने। तीसरा मोर्चा बनने पर उनका मानना है कि कांग्रेस का वोट बैंक टूटेगा, और दूसरा जी मोर्चा अगर बन गया तो वो कांग्रेस की सेंधमारी करेगा, पर भाजपा के साइड में वो सेंधमारी थोड़ी कम पकड़ पाएगा। कि तीसरा मोर्चा बनता है या नहीं बनता, लेकिन ये तो सही है कि तीसरा मोर्चा बनाने में मैंने देखा है खुद ने भी, और जी महसूस भी किया मैंने, किस प्रकार की जी कोशिशें चल रही हैं। जी कांग्रेस दोबारा आ सकती है, उसको अपनी रणनीति और अपने कार्यकर्ताओं को सही ढंग से मोबिलाइज करना पड़ेगा, और उनको भी कमल के फूल की तरह ये बात समझानी पड़ेगी कि आपके पास में हाथ का निशान है, यही आपका उम्मीदवार है, कांग्रेस ही आपका उम्मीदवार है, चाहे एबीसीडी कोई भी व्यक्ति हो। व्यक्तियों का जी होना या नहीं होना इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद अशोक भाई साहब। प्रकाश जी, मैं आपका अगर वो मोबाइल रोटेट कर लीजिए, वो रोटेशन, हाँ, अगर ऐसे कर लीजिएगा तो वो आपका फ्रेम सीधा हो जाएगा। अभी आपका फ्रेम सीधा, हाँ, वो कोई बच्चे ही कर पाएंगे, हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये। फ्रेम रोटेट कर दीजिएगा बेटा। बस बस बस, हाँ हाँ, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, पूरा नहीं हो पाया। खैर, मैं नहीं, हो गया है, मैं हो गया। हाँ, ठीक तो है, ठीक तो है। प्रकाश जी थोड़ा बीच में आ जाइएगा तो फ्रेम ठीक हो जाएगा, आपका पूरा चेहरा दिखने लगेगा। प्रकाश जी थोड़ा बीच में आ जाइएगा, थोड़ा सा बीच में आ जाइएगा प्रकाश जी। अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो थोड़ा बीच में आ जाइए, आपका फ्रेम एक तरफ से कट रहा है, नहीं फिर वो घूम गया। सुधांशु जी, मैं अब जरा आपसे एक दो चीजें समझ लूं। एक तो हमारे एक दर्शक हैं, वो शुभम जी, वो कह रहे हैं कि आप असंगठित क्षेत्र के लोगों के बारे में चर्चा करिए। 12 से 1 में वही टॉपिक है। वैसे असंगठित क्षेत्र के बारे में खूब हम लोगों ने बोला है, बहुत से लोगों को बुलाते हैं,
और ये समझते हैं कि देश का भला बिना असंगठित क्षेत्र के लोगों को संगठित किए बिना नहीं हो सकता है। मैं सुधांशु जी जरा अब आपसे एक दो चीजें समझ लूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे राजस्थान का अशोक भाई साहब कह रहे थे लाभ हानि की बात, उत्तर प्रदेश सरकार को आपकी आवाज 2017 कट से। रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक नहीं आ रही? आपकी आवाज बहुत बहुत कट रही है, स्पष्ट है। आ, बाकी अशोक भाई साहब, भंवर जी आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? ठीक। तो सुधांशु जी आप फिर से या तो लॉग आउट होके लॉग इन करिए, क्योंकि आपके यहाँ कुछ नेट की हो सकता है आप दिक्कत ठीक है? हो। नहीं, आप ठीक है। आप ठीक है? तो आपके यहाँ के एक सुनील बंसल साहब, करीब 5 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिसको चलाया, सादा ठेका पट्टा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, और वो जैसा कहा गया कि वो अमित शाह साहब के बहुत घनिष्ठ हैं और उनकी ताकत है, वैसे वो कुछ संगठन मंत्री थे, लेकिन चला वही रहे थे उत्तर प्रदेश को। मैं जरा एक चीज और आपसे समझ लूं, दोनों पक्ष कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास दो ब्लाइंड कार्ड हैं। अब एक तरफ महारानी जी कहा जा रहा है कि भाई वसुंधरा राजे को महारानी बोला जा रहा है कि उनके बीजेपी ने इंटरनल सर्वे किया, बीजेपी ने ये देखा कि अगर इनको सीएम फेस बना के हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा क्या नुकसान क्या फायदा है, और अगर बिना किसी फेस के हम लड़ते हैं तो क्या नुकसान क्या फायदा है। और बीजेपी का मतलब वो जो दो लोग हैं जो निर्णय करने वाले हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम बिना फेस के लड़ते हैं तो हमारा कम नुकसान है, और इसी के तहत उन्होंने वसुंधरा राजे को कोई फेस नहीं बनाया है। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस में एक राजकुमार हैं, भाई सचिन पायलट साहब हैं, इस समय तो ठीक है, लेकिन जो भी उनका है मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव तो है ही। मैं इन दोनों स्पेशली वसुंधरा राजे जी और सचिन पायलट जी, इनकी भूमिका कितनी रहेगी, कितने इफेक्टिव हैं, क्या मतलब ये सीटें जिता सकते हैं तो क्या सीटें हरा भी सकते हैं, कुछ इन दोनों के रोल के बारे में आपसे समझना चाहूंगा, सुधांशु मिश्रा साहब। जी, देखिए, इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये पिछले तमाम चुनावों से बिल्कुल अलग है, एक से अधिक कारणों की वजह से। इसलिए वो जिसको कहते हैं ना कन्वेंशनल विजडम, वो इस बार काम नहीं करेगा। नए समीकरण हो गए पार्टियों के अंदर और पार्टियों के बीच, और वो पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री खुद चेहरा बन के विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। ये तो तय हो गया है, इसमें कोई अब दो राय रह नहीं गई, और उन्होंने पूरा इशारा भी कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि वसुंधरा राजे इस नई परिस्थिति में अपने आप को कैसे रिपोजिशन करती हैं। क्या वो इस बात को लेके गांठ बांध लेती हैं, या वो अपने आगे इस वक्त जो है वो समझौता कर ले और आगे की अपनी राजनीति की रूपरेखा बनाए। ये अभी स्थिति जो है ये अभी स्पष्ट नहीं। तो अब बिना लोकल फेस के अब ये नेशनल चुनाव की तरह हो गया। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री राजस्थान में आए थे। दिलचस्प बात ये हुई कि उन्होंने कांग्रेस के बारे में तो कम कहा, लगभग नहीं के बराबर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व। उन्होंने टारगेट किया अशोक गहलोत को। तो अब ये चुनाव जो है मोदी वर्सेस अशोक गहलोत एक स्तर पर तय हो गया है। ये बहुत ही साफ है कि जो अभी शुरुआती 40-41 सीटों पर नामांकन ये जो है उम्मीदवार तय हुए हैं, उनसे वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा खुश है नहीं, खुश हो भी नहीं सकती हैं वो। अब उनका वो कैसे अपने आप को रिपोजिशन करती हैं ये उन्होंने अभी स्पष्ट किया नहीं। राजस्थान की जो आरएसएस है उसने ये कन्वे किया कि देखिए वसुंधरा राजे को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देंगे आप, उनको अगर फोर फ्रंट में नहीं रखेंगे तो चुनाव जीतना मुश्किल है। अब पता नहीं ये उनका आकलन है, कितना सही है कितना गलत है, कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर यह है कांग्रेस में क्या हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर का इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के अंदर का घमासान अभी तक सामने नहीं आया।
उसके अंदर अंदर का अंतर्विरोध जो है उन्होंने मैनेज किया हुआ है। आज दिल्ली में बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की, और यहाँ पर जितने भी एप्लीकेंट्स आए उन सबके नाम अब वो स्क्रीनिंग कमेटी को रेफर किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि हर स्क्रीनिंग कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 3-3 कैंडिडेट्स तय करेगी और उसमें से फिर अंतिम निर्णय होगा। ये बात ठीक है कि माहौल में जो सरफेस पर नजर आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस वन अप है, और वो वन अप है फायदे में है और अपनी जो कल्याणकारी योजनाओं के कारण। लेकिन ये एक भ्रम भी हो सकता है इस मायने में कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन यदि नीचे उसको परकुलेट नहीं हुई, गांवों में कस्बों में उसका लाभ नहीं मिला, तो वो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा और ये योजनाएं सिर्फ टॉकिंग पॉइंट्स होकर के, भाषणों तक होकर के सीमित रह जाएंगी। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। बहुत अच्छी योजना सरकार ने, राज्य सरकार ने अभी की, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, बड़ा इसका चर्चा है। ऑन द पेपर पर ये योजना बहुत ही अच्छी है, और खास करके तब जबकि पूरा का पूरा स्वास्थ्य सेवाएं कमर्शियलाइज हो गई हैं, उद्योग हो गई हैं, तो गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए ये संजीवनी साबित हो सकती थी। लेकिन जयपुर में जो बड़े अस्पताल हैं उन्होंने साफ कह दिया है हम इस योजना को लागू नहीं करेंगे। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट नहीं है, छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो आधे अधूरे तरीके से उसको लागू कर रहे हैं। जो राज्य के कैपिटल की ये स्थिति है, तो छोटे कस्बों और गांवों की क्या स्थिति होगी, ये सोचने वाली बात है। तो इसका जो पूरा का पूरा लाभ है वो अब केंद्रित हो गया सरकारी अस्पतालों। तो सरकारी अस्पतालों में जो पहले था ये सुविधाएं थी, गरीब आदमी को जो है मुफ्त में इलाज हो जा रहा था। अशोक गहलोत ने बहुत पहले क्या था कि दवाइयां फ्री में दी जाएंगी, वो योजना हालांकि बीच में ढीली पड़ गई, पर वो योजना कागजों पर है। तो उसका तो सरकारी अस्पतालों पे का जो क्राउड मैनेजमेंट है वो अब बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर योजनाएं नीचे पूरी तरह परकुलेट होके जो टारगेट जो पॉपुलेशन है जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनको यदि लाभ नहीं मिलता, तो चुनाव में इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, बहुत ही आंशिक लाभ मिलेगा। पर हाँ, भाषणों के लिए ये ठीक है। अब ये जो योजनाएं, इसकी वजह से एक फिजा बन गई। फिजा ये बन गई है कि अशोक गहलोत ने जो पिछले 90-91 के बाद से एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो रोल बैक हो गया। कल्याणकारी राज्य की जो प्रकृति थी उसमें बहुत ही कमी आ गई। तो ये इसको दोबारा इन्होंने पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन तो होता नहीं चुनाव। आधा चुनाव तो तब होगा जब ये कैंडिडेट्स दोनों मुख्य पार्टियों के घोषित हो जाएंगे, और बाकी का आधा चुनाव जो है वो बीच में और पोलिंग वाले दिन होगा। कांग्रेस के लिए शुरू से ये कहा चैलेंज रहा है कि हर कांग्रेस कैंडिडेट कांग्रेस के ही एक धड़े का विरोध जो है उसका सामना करना पड़ता है उसको। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है, और चूंकि अब कांग्रेस के ये जो फिजा है सरफेस पर, उम्मीदवारों की लाइन लग गई है साहब। अब उम्मीदवारों की लाइन लग गई है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 दर्जन, 2.5 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार आ गए हैं। जयपुर जैसे शहर में एक से अधिक उम्मीदवारों ने गाड़ियां अपनी रथ बना ली हैं, और मतलब उनकी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी जाग गई हैं। मिलेगी तो टिकट एक को, बाकी के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ये पार्टी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि बहुत बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और रिबल कैंडिडेट दोनों पार्टियों में से आएंगे। और फिर वो कैसे बैलेंस बैठता है। बीजेपी इसमें को एक महारत है, वो अपने नाराज लोगों को मना लेती है जल्दी, कांग्रेस में जल्दी हो नहीं पाता है। तो एक तो कुल मिला के ये है। तो दूसरा जो फैक्टर है जिस पर लोगों का ध्यान कम जा रहा है वो ये है, पिछले विधानसभा चुनाव में
जो कि एंटी वसुंधरा सेंटिमेंट्स पर लड़ा गया था, दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर है उसमें आधे % का फर्क था, सिर्फ आधे % का 2018 में। लेकिन 2019 में फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ये अंतर बीजेपी के पक्ष में 25% का मार्जिन आता है, करीब करीब 24.9, 24.9%। एक ही साल में जब मोदी का फेस सामने आता है, वोटर की जो मानसिकता है, उसकी प्राथमिकताएं हैं, वो बदल जाती हैं। कमिटेड वोटर तो बीजेपी का दोनों में ही शामिल हम मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि बीजेपी का जो पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज है 38.3 के 38.3 के आसपास, 38.3 जी, 38.3 38.3 वो इंटैक्ट है। लेकिन ये जो 58% पर लेके गया है बीजेपी को, ये फ्लोटिंग वोटर है, ये कमिटेड वोटर है नहीं है। इसमें दो तरीके के वोटर हैं, एक वो वोटर हैं जो किसी न किसी वजह से कांग्रेस से नाराज हैं, और इसमें एक वो वोटर है जो मोदी का वोटर है, जो बियॉन्ड बीजेपी आरएसएस जाता है। उसका व्यवहार इस बार क्या होगा, ये इसका आकलन पर हमारी दृष्टि थोड़ी सी कम जा रही है, मीडिया की कम जा रही है, राजनीतिज्ञों की भी कम जा रही है। लेकिन मोदी ने गैम्बल खेला है ये, इसलिए तीनों की स्टेक्स बहुत हाई हैं। इंडिविजुअली मोदी के, आपने विषय का नाम बड़ा अच्छा रखा है, आज का जो विषय है जमाल और जलाल मोदी का जो है, उसकी परीक्षा है। तो मोदी ने अपने आप को दांव पर लगा दिया, अपनी प्रतिष्ठा को, और इन्होंने दो संकेत दिए हैं। एक तो ये कि ये चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और नंबर 2, राज्य बीजेपी का नेतृत्व तो बदलने जाएगा। भले ही चुनाव, विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, अगले मतलब विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व का स्वरूप वो नहीं रहेगा जो अब तक रहा है। तो अब इसमें जो है, अब कैंडिडेट्स तय होंगे, अब ये हुए नहीं है, 41 इन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी वही पैटर्न रखा है इन्होंने, 7 जो है अपने एमपीज को मैदान में उतारा है। असंतोष स्वाभाविक है, लेकिन ये वो सीटें हैं जिनमें बीजेपी बहुत ताकतवर नहीं रही। एक ही सीट है जिसमें कैंडिडेट भी बदला, और बीजेपी का सिटिंग एमएलए भी है, वो नरपत सिंह राजवी की है, 3 बार से जीती हुई सीट है, उसमें भी कैंडिडेट बदला है। तो संदेश जो बीजेपी का हाईकमांड देना चाहता है यहाँ के बीजेपी के नेतृत्व को और कैडर को, बहुत स्पष्ट है। इसलिए हलचल मची हुई है कि सिटिंग एमएलए जो जीत के आया है या एक से अधिक बार जीत के आया है, उसकी टिकट भी सुरक्षित नहीं। अब इसका मैनेजमेंट, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात। अभी तस्वीर और जहां साफ होगी जब कांग्रेस के कैंडिडेट्स आ जाएंगे, उसके बाद जो है चौथर ठीक से बिछेगी, अंदाज भी सही से लगाया जा सकेगा। अभी फिलहाल इतना अपन और चर्चा करते हैं। जी सुधांशु जी, मैं एक चीज थोड़ा मतलब जैसा मेरा इंप्रेशन रहा, ये मैं मानता हूं कि बीजेपी का संगठन और उस पर बहुत बेटर मैनेजमेंट होता है। लोगों से संपर्क में रहते हैं, कौन गुस्सा है, कौन नाराज है, और अपने ही घर में नहीं, दूसरे के घर में कौन गुस्सा और कौन नाराज है, वो मैन टू मैन मार्किंग जैसा होता है। लेकिन एक चीज ये भी देखी गई कि पिछली बार वो वीडियोस और ऑडियोज लीक हुए जब मोदी जी व्यक्तिगत रूप से फोन करके कह रहे हैं कि भाई मैं कह रहा हूं ना, बैठ जाओ, लेकिन लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि लोकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, और खास करके जब विधानसभा और पंचायत के चुनाव होते हैं, उनके अपने साथी हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, और वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी ने तो कहा और फिर भी नहीं हुआ। मैं भंवर जी जरा आपसे एक दो चीजें समझना चाहता हूं, इसलिए कि हम सब लोगों में सबसे ज्यादा अंदर से आरएसएस को आपने देखा है, और ये पहली बार हो रहा है, जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं, जैसा हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आरएसएस, ये कई बार उसने चिताया है। एक तो आरएसएस ने ये साफ कहना था, भाई वसुंधरा जी को आप चेहरा बनाइए और लड़िए, मोदी जी ने उसको नकारा। फिर अगर आपको याद हो तो आरएसएस की तरफ से बार बार कहा जाता था कि भाई मोदी जी का चेहरा स्टेट इलेक्शन में मत लाइए, क्योंकि जब वहां हार होती है तो वो ओवरऑल डैमेज करता है। लेकिन मोदी जी ने भी उस बात को नहीं माना है, और ऐसा लग रहा है कि वो आरएसएस के साथ भी एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि मतलब मैं ही हूं, इसके अलावा मेरे बाद फिर आरएसएस शुरू होती है। तो एक तो आपसे जरा ये समझना चाहेंगे,
कि इस पे कितनी सच्चाई। दूसरा, कांग्रेस के कुशलतम चीफ मिनिस्टर में, कुशलतम मैं बोल रहा हूं, मैं बेस्ट नहीं बोल रहा हूं, कुशलतम चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत राजनीति के खेल के और जिसको पॉलिटिकल क्राफ्ट बोलते हैं वो खूब समझते हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी हो तो है ना, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। मैं दोनों प्रश्न का एक साथ, आरएसएस का रोल और अशोक गहलोत जी की एंटी इनकम्बेंसी। भंवर साहब। हाँ, बहुत धन्यवाद आनंद वर्धन साहब। अ, बहुत ही हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अशोक माथुर जी और सुधांशु जी ने यहाँ का राजस्थान का परिदृश्य रखा है। मैं सोचता हूँ कि आरएसएस वसुंधरा जी को लेकर के काफी एक भ्रम की स्थिति में ही भी रहा है, क्योंकि जब वसुंधरा जी आ जाती हैं तो फिर वो आरएसएस का जो नीचे का कैडर है वो उनकी कैबिनेट के लोगों को काफी गरियाते रहते हैं कि भाई गुंडागर्दी मचा रखी है और हमारे संस्कार के उपयुक्त लोग नहीं हैं, ये सब बातें भी वो लोग करते रहते हैं। लेकिन चूंकि आरएसएस नीचे तक से फीडबैक फीडबैक लेता है और उसे मालूम है कि नीचे तक, आम जन तक, धरातल पर अगर किसी की उपस्थिति, एक लोकप्रियता कहीं है तो वो पूरे राज्य में वसुंधरा जी की है। बाकी जो फौज उतार रखी है अभी उन्होंने, वो सारे मिलाकर के जितना क्राउड पुलिंग नहीं कर सकते हैं उतना वसुंधरा जी कर सकती है। तो वो तमाम असहजताओं के बावजूद भी आरएसएस वसुंधरा राजे सिंधिया की जो अनिवार्यता है उससे इनकार नहीं कर सकती। इसलिए, और क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जिस तरह की चीजें चल रही है उसमें अगर वसुंधरा जी को एक तरफ रखा गया तो ये जो डैमेज होगा वो बहुत बड़ा डैमेज होगा, और ये 2024 के लिए भी निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पूरी फौज उन्होंने उतार रखी है, यहाँ पर 7 सांसदों को टिकट दे दिया है, केंद्रीय मंत्री अभी और टिकट पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ हार होती है तो वो हार जो है वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री का जो एक चमत्कारिक चेहरा है, और ये माना जाता है कि वो तो अजय हैं, वो तो हार ही नहीं सकते हैं, तो उसको प्रभावित करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस की जो चिंता है वो चिंता प्रकट हो रही है और कहीं कहीं कुछ मैनेज करने की कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन बात ये है कि ये केवल मैनेज करने भर से क्या मैनेज हो जाएंगे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता में तो सीधी सहभागिता और जो शक्ति का बंटवारा है स्रोत का, उसमें वसुंधरा जी सीधे तौर पे साइडलाइन हो रही है। पहली जो 41 लोगों की लिस्ट है उसमें उनके बहुत खास लोगों को बिल्कुल दरकिनार किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि जानबूझ कर किया गया है। जिन्होंने जो लोग उनके खासम खास लोगों को हराने में सर्वाधिक प्रमुख भूमिका में रहे हैं, ऐसे बागियों को टिकट देना, वसुंधरा जी के बहुत मुखालफत करने वाले लोगों को टिकट देना, उनके बहुत ही खासम खास समर्थकों को एक तरीके से टिकट से वंचित कर दिया जाना, ये सब दिखा रहा है कि शायद मोदी और अमित शाह ने ये तय कर लिया है कि वो जो मनमानी करना चाहते हैं वो करेंगे। और मुझे लगता है कि आरएसएस और मोदी जी के बीच के रिश्तों को हम गुजरात के उनके मुख्यमंत्री काल से समझ सकते हैं। वहां उन्होंने भारतीय मजदूर संघ को पूरी तरीके से डैमेज किया, वहां वीएचपी के लोगों को डैमेज किया, वहां बजरंग दल वालों को डैमेज किया। तो एक तरीके से आरएसएस के जितने भी आनुषंगिक संगठन है वो बहुत परेशान भी रहे, वो उनकी सार्वजनिक आलोचना भी करते रहे। प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग तो खुल करके फिर बाहर भी आ गए, उनके साथ मारपीट वगैरह पता नहीं क्या क्या हुआ, और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद अलग से भी बना लिया। तो मुझे लगता है कि मोदी में वो है, मोदी और शाह की जोड़ी में वो सर्वशक्तिमान है, उनको किसी की चुनौती नहीं चाहिए, उनको ना आरएसएस का नियंत्रण चाहिए न किसी और की चुनौती चाहिए। जरूरत है तो वो बात कर लेंगे, उनसे उपयोग कर लेंगे, लेकिन कोई उनको डिक्टेट करे, कोई उनको भारतीय भवन, नागपुर की केशव भवन से चलाए, ये प्रवृत्ति उनमें नहीं है, वो सहन करने की प्रवृत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो मनमानी है ये रुकने वाली नहीं है, और वसुंधरा जी को जैसा उन्होंने कल की इनकी जो बैठक हुई उसमें भी कहा कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए, बागियों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए,
तो वो कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पैरेलल वो ये सोच भी रही होंगी, और उनके जो लोग हैं वो खुलेआम अब तो घोषणा करने लगे हैं। कल ही भवानी सिंह राजावत का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जहां उन्होंने कहा कि मैंने आलाकमान को चिट्ठी लिख दी है, अगर मुझे लाडपुरा से टिकट नहीं मिला तो फिर मैं निर्दलीय लड़ूंगा और मैं भाजपा छोड़ने में गुरेज नहीं करूंगा। और कई और लोगों ने भी खुल करके मुखालफत करना शुरू कर दी है। तो जरूर होगा डैमेज कंट्रोल, लेकिन काफी कुछ डैमेज हो चुका है। और आप अगर मध्य प्रदेश की लिस्ट से भी देख सकते हैं कि वहां भी जो भगदड़ मची हुई, और जो जा रहे हैं बहुत प्रतिबद्ध 50-50 सालों में जिन्होंने आरएसएस के साथ काम किया, भी जनसंघ के साथ काम किया, वो लोग खुल करके खिलाफ में बोल रहे हैं या कांग्रेस में चले गए हैं। तो ये अभी हम यहाँ देखेंगे, और ये यहाँ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि आपने कहा कुशलतम मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, और सुधांशु जी ने उनकी योजनाओं का भी जिक्र किया, अशोक जी ने भी इस बारे में बताया। मुझे लगता है कि इस समय तो चेहरा मोदी वर्सेज अशोक गहलोत ही नजर आ रहा है, और लड़ाई ऐसे लग रही है जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग 1 महीने की एक यात्रा में थे, अभी हमने एक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली, पूरे राजस्थान के 50 जिलों में गए, 100 जगह पर हमने एक संवाद का आयोजन किया, और तकरीबन 10,000 लोगों तक हम पहुंचे, और हमने उनसे कुछ सुझाव लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कि हर बार नजर आती है, वैसी इस बार नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि विधायक और मंत्रियों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। और लोग ये कहते हैं सीधे तौर पे कि जो लूट की छूट इनको मिली है, या जिस तरह के दंभ में ये लोग हैं, हम इनको हराएंगे। तो ये जो पिछली बार था कि मोदी तुमसे बेर नहीं, और लेकिन वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं, ऐसा कुछ कुछ लोगों का जो मानना है वो हमको दिखाई दिया। रही बात ये बहुत सारी योजनाएं जो सरकार लाई और उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अंत तक मतलब आचार संहिता के लागू होने के एक दिन पहले तक लोग विभिन्न योजनाओं में अपना नामांकन करने में या उन चीजों को लेने के लिए जगह जगह पर दिखाई देते रहे हैं। राजस्थान में जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना, या चिरंजीवी जैसी योजनाएं आई, जहां पर अच्छे लोग थे और जिन्होंने इसका लाभ लोगों तक पहुंचाया, उसका बहुत ही अच्छा मैं सोचता हूं कि नतीजा भी रहा, और काफी कुछ चीजें आई भी हैं। तो पहली बार ये दिखाई दिया कि 1 साल से वर्तमान सरकार जो है वो इलेक्शन मोड पर रही है। कम से कम मुख्यमंत्री तो बिल्कुल रहे हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की है। और विधायक वगैरह इनके जो लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस का उस तरह का कोई काडर तो है नहीं, तो विधायकों के ही अपने समर्थक हैं और वही अपना पूरा रणनीति बनाते हैं। तो काफी जगहों पे मैंने ये देखा कि विधायकों ने बेनिफिशरीज तक अपना अप्रोच किया, चीजें पहुंचाने के लिए उनके स्टाफ ने काम किया, और काफी सरकारी लोगों ने भी काम किया। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब जो खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी है, कर्मचारी है, उनमें जिस तरह की आमतौर पे एंटी कांग्रेस और खासतौर पे सरकार विरोधी भावना रहती है, इस बार हम वो भावना भी नहीं देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी को ये था कि हम अंत में जाकर के कम्युनल पोलराइजेशन पर इस चीज को ले जाएंगे, कि कितना भी कर ले विकास, हम अंत में 2, 5, 10 जगह पर ऐसी चीजें करेंगे कि इसके बाद में पूरा चुनाव का परिदृश्य बदल जाएगा। और वो उन्होंने कोशिश भी की, बीच बीच में वो कोशिश कर भी रहे हैं पूरा तुष्टीकरण का, ये सारे चीजें करते हुए। पर मुझे लगता है कि अभी कई चीजें हैं जो लोगों पे अंडर करंट है, और ये इतना सहज नहीं है। अभी आप कम्युनल उस पे ले चले जाएं या कुछ और चीजों पे ले जाएं, या सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन से लाभान्वित लोगों के बारे में बात करें, उसके अलावा भी चीजें हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही है। आप अगर दक्षिण राजस्थान में जाएंगे, तो दक्षिण राजस्थान की 17 सीटों पर जो पूरा टीएसपी इलाका है, आदिवासी विस्तार है, वहां पर भाजपा और कांग्रेस दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। वहां पहले नंबर पे आदिवासी परिवार ने जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई है, जिस बाप वो इतने प्रभावी तरीके से वहां पर है। आदिवासी परिवार उनका एक तरीके से आरएसएस है, और भारतीय आदिवासी पार्टी उनकी बीजेपी है। और पूरे तरीके से उन्होंने वहां के युवाओं पर और वहां के आम लोगों पर
कब्जा कर लिया है। ऐसा ही आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने काफी तेजी से अपना विस्तार किया। जाटों की युवाओं के बीच में तो उन्होंने अपना जगह बनाई ही, वो जाट और दलितों का एक गठबंधन बनाने की पूरी कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो अलग अलग इलाकों में कई चीजें प्रभावित करेंगी। जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, करौली है, इन इलाकों में जो बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोटर हैं वो अभी भी हैं। बार बार लोग चुने जाते हैं, कांग्रेस में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, बावजूद इसके भी उनका प्रतिबद्ध वोट है। चंद्रशेखर ने काफी रैलियां की है। अभी लेटेस्ट जो उसकी रैली हुई, खासतौर पर भीनमाल की उसकी सभा में लाखों लोग मौजूद थे। ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में दो उनके उम्मीदवार घोषित हो गए हैं और उन्होंने 2-3 जगह पे जहां भी रैलियां की वहां लाखों की तादाद में लोग आए। अब वो कितना बदल पाएगा ये चुनाव वोट में, ये भी सवाल है। लेकिन प्लेयर खूब सारे आगे हैं। अब आम आदमी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, भारतीय आदिवासी पार्टी भी है, ओवैसी का MIM भी है और कांग्रेस और बीजेपी भी है। तो ये मुकाबला, और निर्दलीय बड़ी भूमिका में रहेंगे क्योंकि दोनों तरफ से कई सारे लोग जब बगावत करेंगे तो निर्दलीयों के रूप में भी लोगों की मौजूदगी रहेगी। तो मुकाबला जैसा हम मान रहे हैं कि नेक टू नेक है और आधा 1% का ही वो फर्क विधानसभा में रहा, बाद में वो बढ़ गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब त्रिकोणीय, पंचकोणीय, चतुष्कोणीय, बहुकोणीय मुकाबला है और उसमें बहुत ही रोमांचक तरीके से रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है। भंवर जी, एक और पार्टी आप भूल गए, हमारे उत्तर प्रदेश की BSP पार्टी भी वहां रहती है। कुछ वोट परसेंटेज उसका कमिटेड है, वो 3 से 6-7% के बीच में घूमता है और वो वहां, और मेरी जानकारी के अनुसार वहां सीटें उन लोग लड़ा रहे हैं, शायद कुछ गठबंधन करके या कुछ करके। नहीं आनंद जी, मैं भूला नहीं, मैंने बाकायदा कहा, मैंने जिलों के नाम लिए कि भाई प्रतिबद्ध वोट उनका है। हर बार उनके भाग जाते हैं, 6-6 विधायक बनते हैं और भाग जाते हैं। बावजूद उसका जो मतदाता है वो बना हुआ है और वो तो उन्होंने पिछली बार भी जिताए हैं। कई जगहों पे दूसरे नंबर पे रहे, कई जगहों पे तीसरे नंबर पे रहे। तो बसपा का अपना वोट है और वो अभी भी कई लोगों को ये गलतफहमी है कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। तो हमारे भोले लोग जो हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने दलित युवाओं के बीच में एक जगह बनाई है। तो अब बसपा भी है और असपा भी है, ये दो और प्लेयर यहाँ हैं, ये हमने एडमिट किया जी। मैं ना, और मायावती जी ने एक नया और शगुफा किया, उन्होंने कहा कि अब की हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे और सीधे मंत्री बनाएंगे। उनको ये डर है ना कि जो लोग भाग जाते हैं तो वो सीधे मंत्री का अब वोट डिसाइड करेंगे कि भाई ये हैं, इन सबको मंत्री बनाओ, और बीच में रिटेलर जैसे, मतलब थोक दुकानदार रिटेल करता है उस तरह का करेंगे। मैं सुधांशु जी आपके पास आने से पहले मैं एक अपने दर्शकों को बता दूं, और इसलिए बता दूं कि मैं बहुत प्रभावित था। अगर इस देश में किसी को बीजेपी की राजनीति करनी है, RSS के पक्ष में या विपक्ष में, बीजेपी के पक्ष में विपक्ष में, उसको एक किताब पढ़ लेनी चाहिए। ये छोटी सी इनकी, मैं एक कारसेवक था, भंवर मेघवंशी जी की यह आत्मकथा इन्होंने लिखी है। लेकिन जितना मुझे एक्सपोजर इसको पढ़ के हुआ उतना मैंने खूब पढ़ा था। मैंने बहुत मेहनत से बहुत सी चीजें पढ़ी थी, लेकिन जिस भाषा में और जिस आराम से, एक तो पूरा RSS कैसे फंक्शन करता है आपको समझना हो, आप RSS के अगर मतलब समर्थक हैं तब भी आप समझिए कि RSS की क्या क्या संस्थाएं हैं, कैसे होता है। और एक इनका एक चैप्टर था, बदलाव नहीं बदला लेने की इच्छा। खैर, मैं सुधांशु जी आप कुछ कह लें, फिर मैं प्रकाश जी के पास आऊंगा। कुछ सुधांशु जी कहना चाहते। BSP की बात कर रहा था। BSP एज ए पार्टी पूरी टोटली डिस्क्रेडिटेड है यहाँ, कम से कम राजस्थान में। पिछले 2 चुनावों में इनके 6 कैंडिडेट जीते, 6 ने बाद में पार्टी छोड़ दी और ज्वाइन कर लिया। दरअसल मूल जो दोष है वो यहाँ टिकट वितरण के जो तरीके मायावती जी ने अपनाए हुए हैं, जिस आधार पर वो टिकट देती हैं, कैंडिडेट तय करती हैं, वो आधार ही इतना, क्या कहा जाए, क्या शब्द तो भ्रष्टाचारी दिमाग में आ रहा है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। तो ये इसका नतीजा यही होगा। अब उन्होंने साफ ही कह दिया मैं मंत्री बनाऊंगी। मतलब आप परचेजेबल या सेलेबल कमोडिटी हैं और यही आधार है, यही राजनीति हो गई। और अब जो जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में आचरण किया है, तो वो बी टीम पहले किसी और के लिए कहा जाता था, अब मायावती जी को बी टीम कहा जाता है। तो ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लोकतंत्र के लिए। और ये एक ऐड करना था
बातचीत। जी नहीं, मैं सुधांशु जी, लेकिन आप ये मत होइए केवल राजस्थान, वो उनका ढंग है, वो उत्तर प्रदेश में भी वही मापदंड है और वही उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टॉक जब गिरने लगता है ना, तो पहले आरबीआई को एंटर कराया जाता था कि भाई स्टॉक को संभालो संभालो संभालो, तो उनका रेट जब गिरता है तो फिर उस रेट को संभालने के लिए फिर वो कुछ इस तरह की बात आती है कि आप मंत्री बनाए जाओगे, सीधा एमएलए नहीं बनोगे, आप मंत्री बनोगे, तो फिर रेट थोड़ा संभलेगा, क्योंकि अदरवाइज रेट तो टूट जाएगी ना, ये स्टॉक मार्केट है। खैर प्रकाश जी माफ कीजिएगा, मैं आपके उसके कनेक्शन की दिक्कत, मैं एक एक चीज जरा और समझ लूं, कांग्रेस की लिस्ट देर से आने से मैं सीधे मतलब से क्या कोई फर्क पड़ेगा, अच्छा या बुरा, क्योंकि इसकी एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। और बहुत से लोगों का एक मानना यह है, मैं 2-3 लोग ये कह चुके हैं, आप यहां पे भी कहा कि इस बार इंडिपेंडेंट और रिबेल बहुत ज्यादा होंगे और उनकी एक अच्छी संख्या भी हो सकती है, वो 15 से 20 के बीच में भी वो संख्या हो सकती है। और अगर कोई स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो उनका एक बड़ा रोल होगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 2 ही जगह से डायरेक्टर होंगे, उनकी उनकी डोर बीजेपी के एक राजस्थान की बड़ी नेता और कांग्रेस के एक बड़े नेता के हाथ में ही होगी, वही उसको मैनेज करेंगे। प्रकाश जी इस पे जरा समझा दीजिए, जो लेट आ रही है लिस्ट। देखिए, अगर आप पिछले 5 साल पुरानी बात देखें तो बीजेपी की लिस्ट आने के बाद ही कांग्रेस की लिस्ट आई। उसका कारण ये कि वो देखते हैं कि भाई बीजेपी किसको मुकाबले में उतार रही है, किसको नहीं। और वो पिछली बार जो लिस्ट आई थी वो बहुत कांग्रेस ने सोच समझ करके ली थी, और जो उम्मीदवारों का चयन था वो बहुत ही पुख्ता ढंग से किया था, उसके अच्छे नतीजे भी आए, कांग्रेस सत्ता में। अभी जो स्थिति है वो ये है कि जो भाजपा है उसने भी कांग्रेस को एक जोर का चकमा दिया। वो ये था कि 7 संसद, 41 की लिस्ट में 7 संसद, अभी देखिए 41 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें 7 सांसद। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 159 जो शेष रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, उसमें कितने सांसद उतारे। तो आप सांसदों को अगर उतनी बड़ी संख्या में उतार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सीटें जहां आप सांसदों को, आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनको उतारने की जो मजबूरी है आपकी, वो ये है कि वो ऐसी सीटें हैं जो बहुत कमजोर है। उस अब ऐसा है कि आपने ये उतारा है तो ये देखिए कि जयपुर के अंदर या और जगह जहां जहां सांसद उतारे गए हैं अधिकांश सीटों पर उनका विरोध हो रहा है। उनका विरोध यह हो रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो असेंबली सेगमेंट है उसमें वहां के लोग जो है मेहनत करके सांसद को चुन कर भेजते हैं। अब उनकी सीट पर सांसद वापस कब्जा करने आ रहा है। तो ये ऐसी स्थिति है जिसको आम भाजपा का आम कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उनका ये है कि 5 साल इन्होंने मेहनत करी और मेहनत करके फिर जब पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे वो हार गए हों, जैसे सुधांशु जी ने कहा था कि लगभग 1% वोट स्विंग से भाजपा सत्ता में से बाहर चली गई, कांग्रेस आ गई। तो और यही ट्रेंड जो है जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो स्नोबॉल फिगर जो है वो इतना स्नोबॉल कर गया कि ये बिल्कुल एक तरफा हो गया और 25 की 25 सीटें जो है कांग्रेस दोबारा हार गई। तो आप ये देखिए कि ये जो है बीजेपी का जो एक जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो ये है कि पहले तो आप अपनी सुनिश्चित करें, क्योंकि दिसंबर में चुनाव है, जून के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये लोग जो चुन के आ रहे हैं तो 6 महीने का टाइम भी मिलता है एक विधायक को या लोग सांसद को कि साहब वो अपना ये फैसला करें कि संसद में रहना है या विधानसभा में रहना है। उस वक्त तक आपके चुनाव आ जाएंगे। तो लोकसभा के चुनाव का उपचुनाव तो होने वाले नहीं है। अब ये आएंगे, अब इसी में से सत्ता में अगर आ जाए भाजपा, सत्ता में भाजपा आ जाए तो इसी में इन्हीं में से किनको विधानसभा छोड़ करके लोकसभा चुनाव लड़ाएगी
ये उस वक्त की बात है। लेकिन इतनी योजनाओं का, इतने जो 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 तंत्र स्थापित किया है भाजपा ने, उसका कांग्रेस अभी स्टडी कर रही है, इस वजह से लिस्ट नहीं आई। अब इन सबको देख करके जो पहली लिस्ट थी उसमें कुछ तब्दीलियां कर रही होगी अंदर खाने, उसका ये। और इसका ये देखिए, इन्होंने एक छोटा सा एक किया, जितने 9 उतारने थे, 9 सांसद उतारने थे उतार दी। लेकिन अब आप देखिए कि 159 सीटें और रह गई हैं, इसमें बीजेपी करेगा, तो हमें उम्मीद है कि 7-8 सांसद और उतरेंगे। ऐसी स्थिति में आनंद जी, आप ये बताइए कैसे बीजेपी, कैसे कांग्रेस में क्या जल्दी। वैसे कांग्रेस ने अपने उन लोगों को तो कह दिया है कि भाई आपको लड़ना है चुनाव, लिस्ट तो शायद ही रहेगी, आपको खाली सिंबल के आपके चुनाव चलने के लिए, बाकी आपको जिनको सबको समझ में आ गई हमको टिकट मिलने वाला, उनको क्या भी दिया गया होगा। लेकिन वो क्या है, अंतिम समय तक कांग्रेस जो है विचार कर रही है, देख रही है कि कोई तब्दीलियां करनी हो तो अब वो भी चीज वो अधिक नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से 15 तारीख तक हो ही जाएगी। मैं एक चीज लेकिन प्रकाश जी इसमें जोड़ना चाहूंगा। अगर आप याद करें तो बीजेपी इस तरह के सरप्राइजेस देती है। मुझे जो लगता है कि इसका एक और पक्ष है, बीजेपी की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को, वो एमपीज के टिकट काटना है उसको। अब अगर ऐसे काटेंगे तो सीधे सीधे विद्रोह होगा। अब 8, 15, 12, 14 लोगों को एमपी का टिकट दे दो, जीत जाएंगे तो कहा जाएगा भाई अगर 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 जीत गए कांग्रेस, अरे बीजेपी जीत गई तो मंत्री बन जाओ, नहीं जीते तो ताकत करो, हार गए तो इस लायक ही नहीं होगी एमपी का वो तो क्योंकि अगर आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने सिटिंग सारे 10 एमपी सब बदल दिए थे, और उसके बाद भी जीत के आए थे जब मोदी जी के ही चेहरे पे इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसा मुझे लगता है। मैं अशोक भाई साहब अब थोड़ा संक्षेप में रखेंगे क्योंकि आनंद जी मुझे जी प्रकाश जी बताएं। आनंद जी मुझे 1 मिनट आप दें। 41 जी सीटों के अंदर अधिकांश सीटें वो जिसमें कांग्रेस बीजेपी को जीतती नहीं। जी नहीं है, और बार नहीं जीती, इसके पहले नहीं जीती। अधिकांश सीटें वो है जहां पर वो जहां पे बीजेपी नहीं जीती, जहां पे बीजेपी नहीं जीती, वीक ग्राउंड नहीं जहां पे बीजेपी नहीं जीती भाई साहब, अधिकांश सीटें वो हैं जहां बीजेपी नहीं जीती है। तो वो तो आप उनको एक तरह से उनका टिकट ही काट रहे हैं, क्योंकि मतलब आप बजाय ये कहने के कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप उनको ऐसी जगह, भाई ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है और बीजेपी सक्षम है इसमें करने में। मध्य प्रदेश में तो साफ साफ लग रहा है कि उन लोगों को, अच्छा ये एंटी इनकम्बेंसी से लड़ेंगे कैसे? लोग पूछेंगे कि कल के दिन तो कहेंगे भाई वो तो मैंने टिकट दे दिया था, वो तो एमएलए लायक भी नहीं थे। तो मतलब मैं इस बात को इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी के मन में ये चल रहा है। मैं अशोक भाई साहब एक छोटा सा प्रश्न और बहुत छोटा आंसर, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे जी का अध्यक्ष होना, कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं, खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से, और यहां वो एक काशीराम जी के नाम पे एक यात्रा भी चला रहे हैं, वो कर रही है कांग्रेस, जहां पे 2% वोट हो गए थे, अब कांग्रेस को लोग मानने लगे हैं नहीं उसका भी एक कुछ प्रभाव है। इन दोनों का क्या असर कुछ पड़ा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे जी का अध्यक्ष होना? निश्चित तौर पर राजनीति में भी उसका जी लोगों में एक उम्मीद जागी है और राहुल गांधी को एक नए रूप में लोग देखने लगे हैं, मतदाता खास तौर से देखने लगा है विकल्प के रूप में कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद कांग्रेस खड़ी हो सकती है। और खड़गे जी ने, जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, उसमें ये मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी में फिर भी हमारे लिए स्पेस है, जबकि भाजपा में हमारे लिए स्पेस उतना नहीं। ये एक ऐसी विचित्र स्थिति है कि लोगों के पास आशाओं के अलावा है क्या, वो आशा और उम्मीद लेके ही चलते हैं, भाई हो सकता है हमारे को भी कोई ना कोई जगह मिलेगी। सबसे बड़ी विचित्र बात ये हो गई लोकतंत्र के अंदर कि जनसेवा का नाम का जो उद्योग है, जनसेवा नाम का उद्योग कह रहा हूं मैं, ये एक ऐसा लाभकारी काम हो गया है कि अब सबके मुंह में लाल टपक रही है। भाजपा के लंबी लिस्ट है कि जो हमें टिकट दो, कांग्रेस के पास भी लंबी लिस्ट है टिकट दो। क्यों? क्योंकि सरकारी तरफ से घोषित अघोषित जो सुविधाएं हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा एक आदमी जो मामूली नगर पालिका का
मेंबर बन जाता है या पंचायत का सरपंच बन जाता है या प्रधान बन जाता है, उसकी रौनकें देखिए आप। तो लोकतंत्र के अंदर ये जो उद्योग बन गया है जनसेवा, जनसेवा में अब ऐसा आदमी नहीं है जैसे हमारे यहाँ भरतपुर से कभी राज बहादुर आते थे और कभी योगेंद्र हांडा गंगानगर से आते थे, कॉमरेड शोपत सिंह आते थे। अब वैसा जमाना चला गया। अब लोग साफ साफ सोचते हैं कि भाई हमारे को इस बात से, इस लाभ से वंचित क्यों किया जाए। ये एक नया अंतर्विरोध सभी पार्टियों के मध्य में आएगा। और एक और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक बात हो सकती है कि अभी अपना वोट शेयर बनाने के लिए वामपंथी लोग भी चुनाव के मैदान में आएंगे राजस्थान के अंदर। और क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग के जो नियम है उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज वोटों का होना चाहिए। उनकी मान्यता खतरे में है या मान्यता खत्म हो गई है, तो वो सोचते हैं, जैसे एक बार बाबा जय गुरुदेव आए थे कि भाई सब जगह से उम्मीदवार खड़े कर दो, थोड़ा थोड़ा वोट भी आएगा तो वोट गिनती तो होगी। ये वामपंथियों का, एक वामपंथियों में एक समुदाय और भी है जो नाटो का प्रचार कर रहा है, वो भी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। तो कांग्रेस को कई चुनौतियां तो हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने जो मैसेज हैं उसको ठीक ढंग से अगर मतदाताओं तक पहुंचा दिया तो मुझे लगता है कि अब की बार वापस कांग्रेस आ सकती है, ऐसा मेरा जी सोचना है। क्योंकि काम जी तो देखो उन्होंने किया ही है, और बगैर तटस्थता के साथ किया, निरपेक्षता के साथ किया। उन्होंने कोई जाति समुदाय के आधार पर ये जो मतदाता को लाभ पहुंचाने वाली बातें हैं वो नहीं की। लेकिन जी भाजपा के पास अभी तुरुप का पत्ता है, सनातन जी बचाना। जी जी। मैं अशोक भाई साहब एक और दर्शकों को बता दूं, जय गुरुदेव जी की दूरदर्शी पार्टी 77 में जब चुनाव लड़ी तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, एक पार्टी की मैक्सिमम जगह जमानत जब्त होने का। वो 300 से ऊपर सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। उस रिकॉर्ड को 2014 में आम आदमी पार्टी ने तोड़ा। उन्होंने 400 से ऊपर उनके लोगों की जमानतें जब्त हुई। शायद 435 लोग लड़े थे, उसमें से 17 लोगों को छोड़ के बाकी सबकी जमानत जब्त। तो उस दूरदर्शी पार्टी के रिकॉर्ड को करीब 40-45 साल बाद आम आदमी पार्टी ने तोड़ा था। तो ये भी मैं मानता हूं कि कुछ लोग शायद इसके लिए भी लड़। लेकिन मैं एक चीज और अपनी बात कह दूं, ये इलेक्शन केवल जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं अशोक भाई साहब। इलेक्शन में कम से कम, मैं इधर हिंदी इस जिसको कुछ लोग काउ बेल्ट बोलते हैं, कोई गोबर पट्टी बोलते हैं, ये इलेक्शन इसलिए भी लड़ते हैं कि ठेकेदार साहब जो मान लीजिए 100 करोड़ का ठेका कर रहे हैं, उनको अगर 10% घूस देना है तो इलेक्शन लड़ने से हारने के बाद भी वो घूस का परसेंटेज कम हो जाता है। इंजीनियर साहब क्या अंदर घुस सकते हैं, इंजीनियर साहब बाहर नहीं बिठाता है, कोई इंस्पेक्टर वो उनको अबे तबे नहीं करता है। तो वो ओवरऑल उनको ये लगता है कि अगर मैं 2-3-4 करोड़ रुपए में टिकट ले आया, 1-2 करोड़ 2-4 करोड़ और लगा दिए, तो अगले 5 साल तक मैं उससे कई गुना घूस के डिस्काउंट में मुझे फायदा हो जाएगा, मैं उसका घूस का डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। तो वो भी एक कारण कम से कम इस बेल्ट में है। मैं सुधांशु भाई साहब जल्दी से, मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि रेवड़ियों को चालू रखने की बात, वहां जाके वो अपने उसमें बोले कि जो भाई अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं उसको हम भी चलाएंगे। और दूसरी तरफ वो अशोक गहलोत के ऊपर जब निशाना साधते हैं तो कन्हैया लाल की बात करते हैं। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये क्या आरोप चिपक पाएगा? अरे ये आरोप जब आप बात करेंगे तो लोग नुपुर शर्मा की भी बात करेंगे, लोग बाकी आरएसएस की भी और आपकी बाकी चीजों की बात करेंगे। थोड़ा इस पे बहुत संक्षेप में सुधांशु भाई साहब, बहुत संक्षेप। आपके सवाल में ही उसका जवाब है ना। तो ये सब चीजें जो है, चुनाव के तमाशे इतने वर्षों में लोग भी ट्रेंड हो गए हैं, है ना। लोग के किसको जो है, किस रूप में लेना है, तो सार को वो ले लेता है आम आदमी। उसकी अभिव्यक्ति भले ही कमजोर है, समझता सब है कि दोनों पार्टियों में कितना फर्क है, या सारी पार्टियों में आपस में कितना फर्क है और कितना नहीं है ना। और भ्रष्टाचार का समाज और राजनीतिक जीवन में कितना कितना उसका महत्वपूर्ण स्थान है, ये सब लोग समझते हैं। और एक हद तक आम आदमी उसमें शामिल भी है, क्योंकि रिश्वत लेने वाला है तो देने वाला भी तो है ना। तो ये जो है गोरख धंधा, ये अब इंटीग्रल पार्ट हो गया है पॉलिटिकल लाइफ का। और लोगों ने एक सीमा तक इसको स्वीकार कर लिया है। जब चीजें सीमा के बाहर जाती हैं और ओवरराइडिंग फैक्टर हो जाता है कोई, जैसे बोफोर्स हो गया था, असलियत कुछ और थी, है कि नहीं, पर उसका नतीजा फिर जो है भुगतना पड़ा कांग्रेस को। तो ये ओवरराइडिंग फैक्टर, अभी ये सारे आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए हैं। और जो हैं वो दिमाग में बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा करें न करें, ये तो टॉकिंग पॉइंट से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। अभी ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया राजस्थान में, इनकम टैक्स एक्टिव हो गया राजस्थान में। आप अगर
किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलें तो इन सुधांशु भाई साहब का शायद नेट चला गया। मैं मेघवंशी साहब आपसे चलते चलते बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय मेरा खत्म हो गया है, ये कास्ट सेंसस का कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि कास्ट सेंसस की जो डिमांड हुई है, क्या वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करेगी? बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से आनंद सर, कास्ट सेंसस प्रभावित करेगा, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व पर इस इलेक्शन को ले जाने का जो पूरा कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि उस हिंदुत्व का जो जवाब है वो जाति जनगणना है, और राजस्थान में ये निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। जी प्रकाश भाई साहब, चलते चलते एक और छोटा प्रश्न, छोटा जवाब। चुनाव में केवल लोकल मुद्दे ही, जैसे कर्नाटक और हिमाचल बिल्कुल लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन यहाँ पे कास्ट सेंसस को भी ले आए हैं, मतलब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ले आया है। मोदी जी तो बड़ी बात करते ही हैं, G20 और विश्व को और क्या क्या बातें करते हैं। तो या राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहेंगे या केवल लोकल मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान का? प्रकाश भाई साहब, आपके हिसाब से। देखिए, जहाँ अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से जो अशोक गहलोत की जो जहाँ वो जाते हैं, बहुत जमकर दौरा कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, वो अधिकांश बातें अपने जो जन कल्याणी की योजनाएं जो राज्य सरकार ने चलाई है उसके बारे में बात करते हैं, उसके लाभार्थियों की बात करते हैं, और बीच बीच में तो एक आध जो है मोदी के खिलाफ कुछ जुमला बुला छोड़ देते हैं, लेकिन फोकस उनका जो है वो अपने जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हीं पर रहता है, और थोड़ा सा जो श्रोता है उनको बांधे रखने के लिए कभी कभी वॉक मॉडल चला देते हैं मोदी जी के खिलाफ। तो मुद्दा यह है यहाँ पर सिर्फ, और वो मुद्दा बहुत ही मतलब जो बात कहते हैं अशोक गहलोत, वो ये है कि रिवाज बदल देंगे। रिवाज क्या बदलेंगे? रिवाज ये बदलेंगे कि भाई यहाँ पर एक सरकार आती है, वो चली जाती, दूसरी सरकार आती, तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये म्यूजिकल चेयर है। म्यूजिकल चेयर जो है, सत्ता की जो लड़ाई है वो म्यूजिकल, 1 5 साल आपको राज करने दिया जनता ने, 5 साल। अब जो फोकस है अशोक जी का वो ये है कि ये बातें जरा सा रिवाज बदलने की बातें करें, उनके बदले हमने बहुत काम किया आपके लिए, आपको मुफ्त वोट दी दिया, बहुत रेवड़ियाँ बांटी है, सरकारी खजाना खाली करवा दिया, सब कुछ कर दिया, ऐसी स्थिति कर दी कि मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था नाम की तो कोई चीज नहीं है, और आने वाली सरकार उसको कैसे झेलेगी। बहरहाल जो लड़ाई है जो यहाँ पर है वो लोकल इश्यूज ही हैं, स्थानीय मुद्दे ही हैं, और उसमें राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ज़्यादा असर नहीं दिखते। और जी जी अशोक जी गहलोत और कांग्रेस जो है अपनी खाली अपने जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर फोकस कर रही है, और बीजेपी जो है उसमें छीटाकशी कर रही है, उसकी कमियां निकाल रही है, जी भ्रष्टाचार, ये और जो महिलाओं से पर जी जी अत्याचार, जी ये सब बातें हैं। जी अब जी जी इसको ही जी देख प्रकाश करके जी। अपना वोट देगा। लेकिन एक बात जी और आई है, वो ये है कि भाजपा जो है इन सब के बीच अपना हिंदुत्व पक्ष से जो है उसे वो कार्ड जो है वो जितना मजबूत हो सके उसको खेलने की कोशिश करे, और जी ये ठीक जो इजराइल और हमास की घटना हुई है उसके अंदर जो है उसका थोड़ा सा है। असर ये है कि वो भाजपा को थोड़ी सी मदद करेगा कि देखिए आप जी ये हमास। जी प्रकाश जी। असल में समय की प्रतिबद्धता, मतलब इस समय का थोड़ा इसमें वो रहता है कि इसके बाद दूसरे हमारे गेस्ट आके बैठे हैं। आप सब लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई साहब, सुधांशु जी, प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।